हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई नीट ऑडियो मेंटोर और आज हम एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। इस लेक्चर को हम बिल्कुल नए तरीके से डिजाइन करेंगे। पहले हम हर टॉपिक की थ्योरी को इतना डिटेल में समझेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट जीरो से भी शुरू कर रहा है तो उसे आराम से समझ आ जाए। फिर हम इस टॉपिक पर आने वेल एनईटी लेवल प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि जब ऐसे सवाल सामने आए तो उनको सॉल्व करने की सही सोच क्या होनी चाहिए। ओके 1. ट्रिगोनोमेट्री थ्योरी। तो सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री से शुरू करते हैं। सोचो कि जैसे हम लेंथ को मीटर, किलोमीटर या फीट में नापते हैं, वैसे हाई एंगल्स को नापने के दो तरीके हैं, डिग्री और रेडियन। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में हम एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल के 3 साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के रिश्ते को पढ़ते हैं। इनके रेशियोज से 6 फंक्शंस बनते हैं, सिन, कॉस, टैन और उनके उल्टे कोसेक, सेक, कॉट। सिन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनईटी लेवल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 1, एनईटी 2017 स्टाइल एक फोर्स F है जिसकी मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन्स है और वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इस फोर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होगी। यहां एक फोर्स वेक्टर दिया है और उसके कंपोनेंट्स पूछे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां सिन लगाना है और कहां कॉस। इसका सिंपल सा रूल है। पहले फोर्स वेक्टर को हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। याद रखो, एंगल के पास वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है। यहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंगल के पास है और एंगल के दूसरी तरफ या सामने वाला कंपोनेंट हमेशा सिन होता है। यहां वर्टिकल कंपोनेंट एंगल के सामने है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx इक्वल्स f cos 30 डिग्रीज, मतलब 20 टाइम्स अंडर रूट 3/2 इक्वल्स 10 अंडर रूट 3 न्यूटन्स। वर्टिकल कंपोनेंट fy इक्वल्स f sin 30 डिग्रीज, मतलब 20 टाइम्स हाफ इक्वल्स 10 न्यूटन्स। ओके, 2. एंगल कन्वर्शन थ्योरी। अब हम एंगल कन्वर्शन की बात करते हैं। जैसे लेंथ को मीटर या सेंटीमीटर में बदलते हैं, वैसे हाई एंगल्स को भी बदलना पड़ता है। डिग्री और रेडियन के बीच का रिश्ता है 180 डिग्रीज पाई रेडियंस के बराबर होता है। अगर तुम्हें डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनईटी लेवल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 1, एनईटी 2016 स्टाइल एक एंगल 2 पाई बाय 3 रेडियंस है। इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करो। यहां रेडियन से डिग्री में जाना है। इसके लिए सीधे फॉर्मूला लगाओ। 2 पाई बाय 3 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय पाई इक्वल्स 120 डिग्रीज। ओके, 3. ग्राफ्स एंड स्लोप थ्योरी। अब हम ग्राफ्स और स्लोप की बात करते हैं। ग्राफ्स दो वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता दिखाते हैं। स्लोप का मतलब है ग्राफ की ढलन या स्टीपनेस। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स mx प्लस c होता है। यहां m स्लोप होता है जो बताता है कि y x के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से बदल रहा है, और c y इंटरसेप्ट होता है जो बताता है कि लाइन y एक्सिस को कहां काट रही है। स्लोप निकलने का सबसे आसान फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनईटी लेवल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 1, एनईटी 2018 स्टाइल एक पोजीशन टाइम ग्राफ है जो 2 पॉइंट्स से पास हो रहा है, 2 सेकंड्स 3 मीटर्स और 4 सेकंड्स 7 मीटर्स। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। यहां 2 पॉइंट्स दिए हैं और स्लोप पूछा है। इसके लिए स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यूज करो। वैल्यूज डालो। फिजिक्स में पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। स्लोप m इक्वल्स 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 2। क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है।
तो वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकंड। ओके। 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। थ्योरी। अब हम वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, जैसे फोर्स, वेलोसिटी। यहाँ कुछ जरूरी टाइप्स है। यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। नल वेक्टर वो है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। और नेगेटिव वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग NET लेवल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 1, NET 2015 style a vector is given by \VC A equals 3i cap plus 4j cap. What is its unit vector? यूनिट वेक्टर निकलने का फॉर्मूला है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। पहले मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इक्वल्स 5। यूनिट वेक्टर A कैप इक्वल्स 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। ओके। 5 वेक्टर एडिशन। थ्योरी। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, तो उनकी मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी मैग्नीट्यूड्स सबट्रैक्ट हो जाती है। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग NET लेवल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 1, NET 2014 स्टाइल डू फोर्सेस 10N और 10N के हैं। अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लैग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम पिथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। रिजल्टेंट F इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 200 यानी 10 अंडर रूट 2 न्यूटन्स। ओके। 6 डॉट प्रोडक्ट, स्कालर प्रोडक्ट। थ्योरी। अब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसको स्कालर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट एक सिंपल वैल्यू यानी स्कालर क्वांटिटी होती है। अ डॉट B इक्वल्स AB cos थीटा। इसमें थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। अगर वेक्टर्स i कैप और j कैप फॉर्म में हो तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ सेम कंपोनेंट्स i कैप को i कैप से, j कैप को j कैप से हाई मल्टीप्लाई होते हैं। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग NET लेवल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 1, NET 2019 style do vectors A equals 3i cap plus 4j cap और B equals 4i cap minus 3j cap है। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट के लिए सेम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। अ डॉट B इक्वल्स 3 टाइम्स 4 प्लस 4 टाइम्स माइनस 3, मतलब 12 माइनस 12 इक्वल्स 0। ओके। 7 क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। थ्योरी। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट एक नया वेक्टर होता है। अ क्रॉस B इक्वल्स AB sin थीटा। इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से मिलती है। फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ पॉइंट करो और दूसरे वेक्टर की तरफ फोल्ड करो। थंब की डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगी। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग NET लेवल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 1, NET 2013 स्टाइल डू वेक्टर्स A इक्वल्स 2i कैप और B इक्वल्स 3j कैप है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। अ क्रॉस B इक्वल्स AXBY माइनस AYB किस स्माइली k कैप। अ क्रॉस B इक्वल्स 2 टाइम्स 3 माइनस 0 टाइम्स 0 k कैप, मतलब 6k कैप। ओके। 8 डिफरेंशिएशन। थ्योरी। अब कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिफरेंशिएशन को समझते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी चीज के चेंज होने की रेट निकलना। सोचो तुम्हारी कार का स्पीडोमीटर डिफरेंशिएशन है क्योंकि वो बताता है कि तुम्हारी पोजीशन कितनी तेजी से बदल रही है। इसको हम dy/dx से डिनोट करते हैं। इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है, अगर y इक्वल्स x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n टाइम्स x की पावर n-1। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग NET लेवल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 1, NET 2018 स्टाइल एक पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ x इक्वल्स टू t क्यूब प्लस 3t है। टाइम t इक्वल्स टू सेकेंड्स पार इसकी वेलोसिटी क्या होगी?
पोजीशन से वेलोसिटी निकलने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके लिए v इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स 6t स्क्वेयर प्लस 3। अब t इक्वल्स टू डालने पर v इक्वल्स 6 टाइम्स 2 स्क्वेयर प्लस 3 इक्वल्स 27 मीटर्स पर सेकंड। ओके। 9 इंटीग्रेशन। थ्योरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इसका मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक पूरा पार्ट बनाना, यानी एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना। इसका सिंबल है एक लंबा सा s। इसका बेसिक फॉर्मूला है, अगर हम x की पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो वो होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस कांस्टेंट c। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग NET लेवल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 1 NET 2015 स्टाइल। एक पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ v इक्वल्स 3t स्क्वेयर प्लस 2t है। टाइम t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स 2 सेकेंड्स तक इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकलने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ 3t स्क्वेयर प्लस 2t dt फ्रॉम 0 to 2। इसका इंटीग्रेशन होगा t क्यूब प्लस t स्क्वेयर। लिमिट्स डालने पर 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वेयर माइनस 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वेयर इक्वल्स 8 प्लस 4 इक्वल्स 12 मीटर्स। ओके। 10 मैक्सिमा एंड मिनिमा। थ्योरी मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब है किसी फंक्शन की सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू निकलना। इसके लिए हम पहले उसका डिफरेंशिएशन 0 करते हैं। यहां हम स्लोप को 0 करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं। अगर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा है, और मिनिमम वैल्यू के लिए डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव होना चाहिए। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग NET लेवल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 1 NET 2013 स्टाइल। एक फंक्शन y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5 है। इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी? यहां फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी है। पहले dy अपॉन dx निकालकर उसको 0 के बराबर रखो, इसे x की वैल्यू आएगी। अब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकालो और उसका साइन चेक करो। अगर वो पॉजिटिव है तो यहां मिनिमा है। dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 6। इसको 0 करने पर x इक्वल्स 3 आएगा। डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स 2, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब x इक्वल्स 3 पर मिनिमम वैल्यू आएगी। ओके। 11 बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। थ्योरी बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज टैब होता है जब हमें लगभग आंसर चाहिए और एक टर्म की वैल्यू बहुत छोटी हो। टैब 1 प्लस एक्स की पावर n लगभग 1 प्लस n x के बराबर हो जाता है। ये फॉर्मूला कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग NET लेवल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 1 NET 2011 स्टाइल। 100.01 की पावर हाफ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? इसको 100 प्लस 0.01 की पावर हाफ लिख सकते हैं। इसको 100 कॉमन लेकर बाइनोमियल फॉर्म में बदलो। यहां x की वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाय 100 है, जो 1 से बहुत छोटा है। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से ये 10 टाइम्स 1 प्लस हाफ टाइम्स 0.0001 बन जाएगा। सॉल्व करने पर 10 टाइम्स 1 प्लस 0.00005 इक्वल्स 10.0005 आएगा। ओके। 12 GP सीरीज एंड लॉगरिदम। थ्योरी। अब आते हैं GP सीरीज और लॉगरिदम पर। GP सीरीज में हर टर्म को अगले टर्म से डिवाइड करने पर एक कांस्टेंट नंबर मिलता है। इस कांस्टेंट नंबर को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। लॉगरिदम बेसिकली एक्सपोनेंट्स का ही दूसरा रूप है। इसका उसे बड़ी वैल्यूज को आसान रूप में लिखने के लिए होता है। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग NET लेवल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 1 NET 2012 स्टाइल। एक GP सीरीज है 3, 6, 12। इसका 6th टर्म क्या होगा? nth टर्म का फॉर्मूला है AR की पावर n-1। इसके लिए 3 टाइम्स टू की पावर 6 माइनस 1 इक्वल्स 3 टाइम्स टू की पावर 5 इक्वल्स 3 टाइम्स 32 इक्वल्स 96। ओके। प्रॉब्लम 2 NET 2014 स्टाइल। अगर log बेस 10 ऑफ x इक्वल्स 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी? लॉगरिदम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलो। इसके लिए
10 की पावर 4 इक्वल्स x मतलब x इक्वल्स 10,000। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था बेसिक मैथमेटिक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। हमने हर टॉपिक की थ्योरी को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा और एनईटी लेवल प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ सॉल्व करना भी सीखा। इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे आने वाले सभी फिजिक्स चैप्टर्स में उसे होगा। एनिमेटेड वीडियोस आ रही है, जिसमें हम इन सभी टॉपिक्स को और भी अच्छे से समझेंगे। उनके लिए प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपने सपनों को पूरा करो। ऑल द बेस्ट।